सुनिए जी, आज सुबह माँ जी का फोन आया था। वो अरुण भैया की पत्नी के साथ घर आ रही हैं। मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। आप एक काम कीजिए, आप मुझे खेत से ताज़ा सब्जियां लाकर दे दीजिए। तब तक मैं गाय का दूध काढ़कर मिष्ठान बना दूंगी। माँ के साथ ज्योतिका भी आ रही है, लेकिन माँ ने तो बताया था कि सिर्फ वही आएगी। यही तो होती है इन शहरी लोगों की आदत। इनका हर काम वक्त पर ही होता है। वरना जरा मुझे पहले से कुछ बता देती तो क्या हो जाता, मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती। इन्हें क्या लगता है कि हम गांव के लोग शहरी लोगों की तरह फ्री होते हैं? अच्छा बाबा, चलो अब ज्यादा गुस्सा मत करो। कोई बात नहीं, हो सकता है अपनी उलझनों में उन्हें अब ऐसा लगा हो कि हम जा सकते हैं, सो वो लोग भी आने को राजी हो गए। अरे क्या उलझने हैं उनकी। घर बैठे सामान चलकर आ जाता है, एक लाइटर उठाओ गैस जल जाता है, दूध भी बाजार से कितना ही ले लो। अरे असल दिक्कतें और मेहनत तो हम गांव के लोगों के साथ हैं। शहरियों का क्या है, आलसी होते हैं वो तो। साक्षी शहरी लोगों के प्रति अपनी ऐसी सोच रखती थी। अपने पति को बताने के बाद साक्षी काम में लग गई और शहर से अपनी सास के आने की तैयारी करने लगी। साक्षी सुनामी की बहू थी जो कि गांव में रहती थी। वहां सुनामी अपने छोटे बेटे अरुण के साथ शहर में बस गई थी और वो आज उससे मिलने को आ रही थी। ज्योतिका बेटा, थोड़ा जल्दी करो, जरा जल्दी पहुंच जाएंगे तो साक्षी की भी कुछ मदद हो जाएगी। माँ जी, वहाँ जाकर हमें करना ही क्या है? वो गांव के लोग हैं, गांव वालों की तरह ही अपनी जिंदगी जीते। मुझसे ऐसे गंवार काम नहीं होते। नहीं बहू, ऐसे मत बोल। तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। हाँ, बस गांव के कुछ तौर तरीके जरूर हमसे अलग हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। अब जल्दी चलो। सुनामी ऐसे बोलकर ज्योतिका और अरुण के साथ गाड़ी में बैठ गई और गांव आने को निकल गई। धीरे धीरे शहर को सड़कों वाला रास्ता खत्म हुआ और गांव के खेत वगैरह दिखाई देने लगे और कुछ ही देर में वो गांव पहुंच गई, जहां सुनामी ने ज्योतिका को साक्षी का घर दिखाया। माँ जी, ये वो जगह है जहाँ पर साक्षी भाभी रहती हैं। मुझे तो लगा ही था कि ऐसी जगह होगी। कितनी गंदी स्मेल भी आ रही है। ज्योतिका बेटा, अंदर आ जा। अंदर साक्षी इंतजार कर रही होगी और इन छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दे। सुनामी ऐसे बोलकर ज्योतिका को साक्षी के पास ले आई। नमस्ते माँ जी, आइए। आओ ज्योतिका और अरुण भैया, बैठ जाइए। इस पर बैठना है? जमीन पर? हाँ, मजाक मत करो भाभी, इस पर बैठेंगे हम लोग। मैं कभी जमीन पर नहीं बैठी हूँ। जमीन चलने को है, ना कि उठने बैठने को। यहाँ आकर तुम शहर की पढ़ी लिखी होने के बावजूद अनपढ़गिरी ना दिखाओ ज्योतिका। जमीन हमारी जननी है और हम सभी को जमीन से जुड़ा हुआ ही रहना चाहिए। जिस पर पाँव रखती हो उस पर बैठना भी सीखो, वरना ऐसा ना हो कि पाँव जमीन से हट जाएं। अब बैठो। नीचे बैठना और सोना बेड वगैरह पर बैठने से ज्यादा फायदेमंद है। यकीन ना हो तो विज्ञान खोल कर देख लेना। साक्षी की बात सुनकर ज्योतिका चुप सी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसीलिए वो बस शांत से होकर बैठ गई। कुछ देर बाद साक्षी ने सभी को मटके में रखा हुआ पानी पीने को दिया, जो कि तांबे के मटके का था। नहीं, मैं ऐसा डर्टी पानी नहीं पीती हूँ। मैं घर से अपना प्योर वाटर लाई हूँ। ये प्योर वाटर ही है देवरानी जी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है ये, और तांबा पानी को प्राकृतिक तरीके से साफ करता है और उसे और भी ज्यादा गुणकारी भी बनाता है। हाँ बहू, ये पानी साफ ही है और उससे ज्यादा फायदेमंद है जो हम पीते हैं। पी ले। सभी की बात सुनकर ज्योतिका ने पानी पी लिया, जो कि उसे काफी अच्छा लगा। ऐसे ही सभी के लिए साक्षी खाना बनाने को खेत से सब्जी लेने गई। ज्योतिका, आओ सब्जी लेने चलते हैं। थोड़े से हाथ पांव चला लो, इसी बहाने तुम्हें अपना गांव भी घुमा दूंगी। ठीक है। ज्योतिका साक्षी के साथ खेतों में चली गई, जहां बड़े बड़े आलू, मटर, बैंगन, टमाटर वगैरह के खेत थे। अरे वाह, कितना सुंदर है। देख लो गांव की सुंदरता। ये नजारे शहर में देखने को नहीं मिलते हैं। साक्षी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी और खेत से सब्जियां तोड़ने लगी। खेत से सब्जी तोड़कर लेने और आलू वगैरह को मिट्टी से उखाड़ने में काफी मेहनत लग रही थी, जिससे कि साक्षी के सारे कपड़े मिट्टी में हो गए। ये मेहनत ज्योतिका खड़ी हुई देख रही थी। अरे वाह, काफी सब्जी ले ली। ये लो ज्योतिका, इसे घर ले जाओ। तब तक मैं चूल्हा जलाने को लकड़ी काट कर ला रही हूँ। आप अभी इतनी मेहनत के बाद लकड़ी भी काट कर लाओगी? हम गांव के लोगों की तो रसोई ऐसे ही बनती है। इन सभी पड़ावों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर रसोई बनाने तक बात आती है। तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ लकड़ी लेने चल सकती हो। ज्योतिका भी साक्षी के साथ जाने को राजी हो गई। बस फिर क्या था, दोनों बहुएं एक सूखे से पेड़ के पास आ गईं, जिस पर साक्षी फट से चढ़ गई। ज्योतिका, मेरे थैले में से कुल्हाड़ी देना। ठीक है। हे भगवान, कितना भारी है।
ज्योतिका को कुल्हाड़ी उठाना ही भारी पड़ गया, लेकिन साक्षी ने उसी कुल्हाड़ी को मार मार कर चूल्हा जलाने को लकड़ी काटी। दोनों गांव और शहरी बहुएं ये सारा सामान लेकर घर आईं। यहाँ पर फिर ज्योतिका खाना बनाने को रसोई में गई। भाभी, आज तो मैं भी चूल्हा जलाकर देखूंगी। रहने दो, तुमसे नहीं जल पाएगा। अरे इसमें क्या है, मैं जलाती हूँ। ज्योतिका चूल्हे पर बैठ गई और वो लाइटर से चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर तक भी उससे जरा से भी आग नहीं जलाई गई। ये कब जलेगा? मुझे तो लगता है कि लकड़ी आग पकड़ने वाली नहीं है। रहने दो, मैंने बोला था ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये शहरी चूल्हा नहीं है जो एक झटके में जल जाए, ये भी मेहनत मांगता है। हटो, मैं जलाकर दिखाती हूँ। साक्षी ने ऐसे बोलकर ज्योतिका को हटा दिया और फिर माचिस से एक कागज को जलाकर लकड़ियों पर रखा। जब आग जरा भड़की तो उसने फुकनी से चूल्हा फूकना शुरू कर दिया और लकड़ियों में आग जल गई। क्या बात है, हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा, अब जल्दी से मुझे कटी हुई सब्जियां दे दो। साक्षी ने सब्जियां ली और उन्हें चूल्हे पर पकने को रख दिया। ऐसे ही उसने सिलबट्टे का इस्तेमाल कर खाना बनाया, जिसको देखकर ज्योतिका को उसकी रोज की मेहनत का एहसास हुआ। मैं गलत समझती थी। मुझे जो लगता था वो गलत था। गांव के लोग तो काफी समझदार होते और मेहनती भी। मैं भी ना पागल थी। अरे ज्योतिका, किस सोच में गुम हो? आओ, मैंने देखो लहसुन मिर्ची की चटनी बनाई है सिल पर, जल्दी से खा लो। साक्षी ने ऐसे ही सभी को बड़ी खुशी से खाना खिलाया। एक रात गांव में रुककर अगली सुबह सभी वापस शहर आ गए। कुछ दिनों के बाद साक्षी मोहन के साथ शहर आई। देखिए जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये शहर के लोग होते बड़े बेकार हैं। आलस कूट कूट कर इनके शरीर में भरा होता है और कुछ भी करना उनके बस की नहीं होता। और खासकर घरेलू औरतें, वो तो बड़ी आलसी होती है। साक्षी ऐसे ही सारी रास्ते बातें करती हुई आई और फिर वो दोनों सुनामी के शहरी घर में पहुंच गए, जहां ज्योतिका भी रहती थी। स्वागत है भैया भाभी, आइए बैठिए। ज्योतिका ने उन्हें सोफे पर बैठाया और कुछ देर बाद वो रसोई में आ गई, जहां साक्षी भी उसके पीछे पीछे ही आ गई। अरे भाभी, आप क्यों आ गई? मैं यहाँ खाना बना लूंगी, आप जाओ आराम से बैठो। नहीं ज्योतिका, आराम से बैठना मेरे बस की नहीं है, बहुत देर बैठ गई। अच्छा, तो ये होती है शहरी रसोई। भगवान, फ्री का पानी आ रहा है। फ्री का नहीं भाभी, इस पर टैक्स लगता है, वाटर टैक्स है। पानी पर भी पैसा वसूला जाता है। कितना आसान है इस पर खाना बनाना। एक खटका दबाओ और आग जल जाती है। हाँ, हम शहरी लोग जरा नौकरी वाले होते हैं ना, तो खाना बनने में देरी ना हो इसीलिए गैस चूल्हे और इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। अरे याद आया, आज तो अरुण जी की बहुत जरूरी फाइल्स घर ही रह गई थी, मुझे उन्हें वो देने जाना है। जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ज्योतिका ने जल्दी से खाना बना दिया। उसने खाना बनाने को सभी नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे गैस चूल्हे पर खाना बनाना, मिक्सर में चटनी पीसना, ओवन में स्वीट डिश बनाना वगैरह वगैरह। और खाना बनाकर वो सीधा अरुण को उसकी जरूरी फाइल्स देने को निकल गई। कहाँ जा रही हो ज्योतिका? दूसरे शहर इनकी फाइल देने जा रही हूँ, आप चलोगी? ज्योतिका साक्षी को लेकर निकल आई। उसने सबसे पहले एक बस पकड़ी, जिससे वो मेट्रो स्टेशन तक गई और फिर मेट्रो में बैठकर वो अरुण के ऑफिस पहुंची। ये सारी भागा दौड़ी अपनी देवरानी को अच्छे से करते हुए देख साक्षी हैरान थी। दूसरे शहर फाइल पहुंचाने के बाद ज्योतिका सीधी रसोई में आ गई और फिर उसने सभी को खाना परोसा। सभी भरपेट खा लेना। ऐसे बोलकर ज्योतिका बस खाना खाने को बैठ ही रही थी कि तभी उसके नंबर पर एक कॉल आया, जिसको सुनकर ज्योतिका खाना खाने बैठ भी नहीं पाई और फिर से बाहर जाने लगी। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, मेरी बॉस का फोन था, बोल रही थी इमरजेंसी है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो तू पहले उनकी बात सुना। वो ज्योतिका नौकरी करती है ना, अभी कुछ दिनों से ये छुट्टी पर थी, लेकिन अचानक ही इसे वहां जाना पड़ेगा। सुनामी की बात सुनकर साक्षी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अब उसे भी एहसास हो रहा था कि शहरी लोग वो नहीं होते जो वो सोचती थी। अगर उनकी रसोई में सहूलियत है तो उनकी जिंदगी उथल पुथल है।